हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन जिसमें हम पॉलिटी सेशन कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी का। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इससे पहले कल हमने देखा था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। तो इससे आपको पता चल गया कि आजीविका का मीनिंग क्या होता है। आजीविका का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति या परिवार के द्वारा भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य या पेशा ही आजीविका कहलाता है। कि जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को जीने के लिए जो भी काम वगैरह करता है ना, वो सारी चीज़ें उसकी आजीविका आती है। जैसे आजीविका हमने देखा था, कोई कृषि करता है, कोई श्रमिक कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई हस्तशिल्प कला या फिर कारीगरी करता है, कोई सेवा कार्य करता है, या इत्यादि अलग अलग प्रकार की आजीविका होती है। ठीक है, अब कल हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखी थी, आज हम शहरी क्षेत्र में हमें देखेंगे। तो ये जो आप एक फ़ोटो देख रहे हो, ये जो फ़ोटो है, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की आजीविका का उदाहरण देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये किसी हाट का चित्र है जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की दुकानें मिल रही है। कोई मिठाई की दुकान खोला है, कोई बस अड्डे है, कोई फल बेच रहा है, कोई अपने कामों में व्यस्त है, कोई पेपर अखबार बेच रहा है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें बेच रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो भारत में 5,000 से भी ज़्यादा शहर हैं। ठीक है, भारत में 5,000 से भी ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। 5,000 से ज़्यादा शहर है, इसमें 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। पर अभी तो उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। शहरों की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाके देखते हैं कि वहाँ का कैसे लोग अपनी आजीविका जीते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो एक शहर में अब हम जा रहे हैं। अब इसे हम स्टोरी के तौर पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ ये एक शहर है यह। ठीक है, अब हम इस शहर के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। यहाँ मैं गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। जब मैं एक बार आई थी तो मेरी मौसी की बहन मुझे घुमाने ले गई थी। हमने तड़के ही घर से निकले और हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े। हमने देखा वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाला अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त था ताकि ये लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक लड़की बता रही है कि उसके मौसी का जो घर है वो शहर में है, और वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकली और उसी वक्त उसने मेन लाइन की तरफ रुख किया, तो उसने देखा वहाँ पर जो था एक सब्जी वाला। तरह तरह की चीज़ें उसे देखने को मिली। तो सबसे फर्स्ट जो उसकी नज़र थी वो एक सब्जी वाले पे गई, जो अपने क्या कहते हैं ठेले पे सब्जी वगैरह को सजा रहा था ताकि उसे बेचे। ठीक है, उसी के बगल में एक फूल वाली बैठी थी, वो तरह तरह के फूल बेच रही थी। और ठीक है, अब उसके दूसरी तरफ एक पटरी पर अखबार बेच रहा था एक लड़का था जो अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था। वहाँ बसें ज़ोर ज़ोर से भी हॉर्न मार रही थी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसी के बारे में बताया गया आपको। ठीक है, ऑटो रिक्शा बच्चों को ठसाठस भरे हुए स्कूल ले जा रहे थे और पेड़ के पास एक मोची बैठ के टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहे थे। और वहीं सड़क पर नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। और थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलेगाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे, पानी और एक चिमटा ले जा रही थी। ये वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। तो यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही। जैसे इसमें एक स्टोरी है बच्चू माझी का, जो एक रिक्शा वाला है। ये क्या कह रहा है, मैं बिहार के गांव से आई हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं होता है। जो कमाई होती है परिवार के लिए पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब मैं शहर पहुंचा हूँ। मैंने पुराना रिक्शा ख़रीदा और यहाँ से इसका किस्त चुकाया है। काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंचकर ग्राहकों को जहाँ भी जाना होता है उन्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे रिक्शा चलाता हूँ
तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की कॉलोनी के आसपास 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूसरे हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये देते हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह नहीं कर पाता हूँ, उस दिन कमाई बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने देखा, इससे पहले भी हमने शहरी क्षेत्र में जब पढ़ा था तो 3 तरह के हमें किसान देखने को मिले थे। अब जैसे एक के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और उसके अलावा भी वो बिज़नेस वगैरह करता था। दूसरा, उसके पास खेत के लिए ज़मीन तो थी मगर उससे उसकी खुद की भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, जिससे कि उसे खेती और दूसरे के खेतों में जाके मज़दूरी वगैरह भी करना पड़ता था। तीसरा, हमने ऐसे लोगों को देखा था जिसके पास खुद के लिए खेती वगैरह होती ही नहीं थी, वो दूसरे के खेतों में मज़दूरी करते थे, वो पूरी तरह भूमिहीन होते थे। इसमें भी जो ये बच्चों मांझी है वो इसी तरह का पर्सन है। ये कहीं और से आके शहर में खेती कर रहा है, ठीक है। इसके पास खुद के जीवन यापन के लिए कोई खुद मतलब कि कोई ज़मीन वगैरह नहीं है जिससे ये खेती वगैरह कर सके। इसी के लिए ये ऑटो चलाता है और इसी से इसके परिवार का गुजर बसर भी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। अब क्या कह रहा है, हर जगह चहल पहल थी, एक ऑटो। अब क्या कह रहा है, ये स्टोरी क्या कह रही है, हर जगह चहल पहल थी जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े हुए ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक बाज़ार की ओर जाने का तय किया, वह बाज़ार से 2 किलोमीटर पर था, ठीक है। ये बाज़ार जाने का इन लोगों ने तय किया। तो ये जो बाज़ार के ये जो हाट था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। अब क्या कहते हैं, उन्होंने अपना काम खुद संभालना पड़ता है क्योंकि वो खुद की योजना बनाते हैं, कितना माल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके हम आगे की स्टोरी देखें तो अब क्या कह रहा है, हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फुटपाथ और ठेले के सामने सामान बेचते हैं। अभी फ़िलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से इसको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने भी उसे कानून को बदलने का विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। मतलब कि ऐसे लोगों पे प्रतिबंध भी लगा हुआ था ताकि इससे जो है जनता को दिक्कत हो रही है, मगर कुछ लोगों के अथक प्रयासों से, जैसे NGO वगैरह के, ठीक है, इससे अब इन्हें भी ठेले, सड़क के किनारे ठेले वगैरह लगाने की अनुमति मिल गई है, ठीक है। कानून में बदलाव आने से उनका काम करने की जगह होगी और इससे यातायात में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। शहर के इलाके में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय कर दिया जाए, और यह सुझाव उन्होंने खुले रूप से दिया है, ठीक है। अब क्या कह रही है, अब इससे आगे हम देखते हैं क्या करें। अब जैसे कि ये बाज़ार में पहुँचे, तो इससे पहले हमने ऐसे लोगों का देखा था जो फुटपाथ वगैरह पे काम वगैरह करते। अब बाज़ार में जैसे पहुँचे तो एक दुकानें जो थी उस वक्त खुलनी शुरू हुई थी, क्योंकि त्यौहार के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। तो जैसा कि शहरों में होता है, अलग अलग चीज़ों की दुकानें कतारों पे कतारें में लगी होती है, वैसे ही एक कोने में दांत के डॉक्टर की दुकान और अलग अलग चीज़ों की दुकानें थी, ठीक है। अब ये बड़ी दुकानों में जाते हैं। अब वहाँ पे हरप्रीत, ठीक है, एक हरप्रीत से इसकी बात होती है। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। इतवार और त्यौहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना इस शोरूम चलाती है। तो ये कोई दुकानदार है, वहाँ से इनसे बात हो रही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे मेरी घटना हुई। अब वंदना कह रही, कुछ साल पहले मैं यह शोरूम खोला है, मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। तो वंदना ने खुद से एक शोरूम भी खोला है, वो ड्रेस डिज़ाइनर है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। वो तरह तरह के कपड़े भी बना लेती है। आजकल के लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए मेरा ध्यान बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए, ठीक है। तो ये क्या कहती है, वंदना ने कहा है कि आजकल मुझे अलग अलग तरह के कपड़े तो बनाने आते हैं, मगर आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो रेडीमेड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है।
तो वंदना जो कह रही हैं, वंदना का मानना है कि मैं रेडीमेड कपड़े को इस तरह से तैयार करती हूँ ताकि जो है वो जो पर्सन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, हमने अपने शोरूम को के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदा। तो अब हमें यहाँ से देखने को एक चीज़ मिलेगी कि जैसे हम कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें वगैरह खरीदनी होती है। जैसे कि ज़्यादातर माल मुंबई और अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर से भी आता है, जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी कुछ सामान आते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। कुछ कपड़े जो होते हैं हमें विदेशों से भी मंगवाने होते हैं। इससे ये शोरूम सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। वो सारी चीज़ें हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल आदि पर विज्ञापन भी देते रहती है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चला, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया। अब हम देखते हैं फैक्ट्री में। अब जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि कोई पर्सन जब खुद का बिजनेस हो तो वो कैसे स्टार्ट करता है। फैक्ट्री में क्या है, मैं अपने कपड़े के पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा, मैं निर्मला को जानती हूँ जो एक कपड़े की सिलने की फैक्ट्री में काम कर रही है। तो इसी में इसकी जो फ्रेंड थी वो एक कपड़े की सिलने वाली फैक्ट्री में काम कर रही थी। निर्मला के पड़ोसी जड़ी कढ़ाई का काम कर रही थी। हम बस एक फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच बड़ी थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कभी उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये उन्हें लग रहा था। ठीक है, तो जब वो फैक्ट्री में जाते हैं तो फिर ये फैक्ट्री वगैरह में बातें करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इनकी बातें क्या होती है, मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह और बारे में इकट्ठे थे। कुछ टिककर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार होकर बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक है, यहाँ पे दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हुए हैं। कुछ जहाँ भवन बना रहे हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और बोझा ढोते हैं, ट्रकों से सामान उतारते हैं, और कुछ टेलीफोन लाइन, पानी की पाइपलाइनें आदि का खुदाई का भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से फैक्ट्री के लोगों का ज़िंदगी जो कहती है वो कैसे थी ये पता चला। अब यहाँ पे एक निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी के में दर्जी का काम करती है। ये जो निर्मला है वो कपड़ा जो निर्यात करती है कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वो फैक्ट्री अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों की गर्मी के कपड़े सिल के गर्मी के सिले आते हैं। ठीक है, वहाँ से इन देशों से गर्मी के सिले आते हैं कपड़े, और नवंबर से अप्रैल तक निर्मला के पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर वो 9 बजे सुबह काम करती है और रात के 10 बजे तक काम निपटाती है। कई बार और भी देर हो जाते हैं। हफ्ते में क्या कहते हैं 6 दिन काम जाती है। काम जल्दी होता है, इतवार के दिन भी काम पे जाना होता है। रोज़ काम करने के लिए 8 घंटे काम करने पर उसे 280 मिलता है और अतिरिक्त काम करने पर 100 रुपये। जून का काम खत्म हो जाते हैं, फैक्ट्री वालों ने दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। करीब हर साल 3 से 4 महीने तक उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है जब 3 से 4 साल उसके पास कोई काम नहीं होता है, तब सब अपने मतलब के काम पर होते हैं। तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरतें होती है। ये बात तो सच है कि जब किसी को हमारी ज़रूरत होती है तभी वो हमारा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब साल के बचे हुए समय में उसे दूसरा काम करना पड़ता है और इसी तरह उसकी जो नौकरी है वो अस्थायी नहीं है। यहाँ से हमने ऐसे मज़दूर के बारे में पता चला तो फैक्ट्री वगैरह में काम तो करते हैं लेकिन उनकी जो है उन्हें भी परमानेंटली वर्क नहीं मिल पाता है। उनकी भी नौकरी जो है वो स्थायी नहीं है। अब हमने 2 तरह के लोगों को देख लिया। एक हमने देखा कि जिसका खुद का बिजनेस है, अब दूसरा देखा जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, अब तीसरा देखते हैं कि दफ्तर में जो वर्क करते हैं। अब क्या करें, मेरी मौसी, ठीक है, उसकी जो खुद की जो मौसी है वो विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, उन्हें हमेशा शाम के 5 बजे से अपने दफ्तर
को कहा था, ठीक है। 5 बजे से पहले उनके दफ्तर। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा किए और हम बिल्कुल समय पर पहुंच गए। उनका दफ्तर ऐसी जगह है जहां चारों तरफ बड़े बड़े इमारतें हैं, ठीक है, जहाँ पे इसकी मौसी रहती है वहाँ पे। और कुछ पार्किंग कार की तरफ थे। मैं मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर सप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम देख रहे हैं कि जो एक ऑफिस में जो वर्क करता है उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। अब उनको कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। ऑफिस में वर्क करने वाले को बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल ली जाती है और इसे बचत ब्याज भी कहते हैं। छुट्टियाँ भी इन्हें कई बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा परिवार में चिकित्सा की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने इस शहर में आजीविका के बारे में जाना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।